मैं सुनील भाई साहब आपके पास आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक एक मुझे ऐसा लगता है कि एक बीजेपी के समर्थक साहब आए हुए हैं, डब्लू कुमार साहब। डब्लू कुमार साहब, आप जैसी आपकी बात से लग रहा है कि 2019 में इलेक्शन में पप्पू को 52 सीट मिली थी, से इस तरह के अब सफाया हो जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं डब्लू कुमार साहब आपको एक थोड़ी राय देना चाहता हूं। उम्र के हिसाब से मुझे लगता है मैं आपसे उम्र में बड़ा होऊंगा। अगर आप बीजेपी के सही में सपोर्टर हैं तो अपनी भाषा पे नियंत्रण रखिए। आज आपकी भाषा और आपके जो सबसे बड़े लीडर मोदी जी, उनकी भाषा की वजह से लोग आपसे गुस्सा हो रहे हैं। तो आप ये जो पप्पू पप्पू करते हैं ना, तो इससे आप बीजेपी का फायदा नहीं कर रहे हैं। अगर आप बीजेपी के सही में सपोर्टर हैं, इज्जत दीजिए, तो आपकी बीजेपी को भी उतनी ही इज्जत मिलेगी। मैं सिर्फ इस बात को इसलिए कह रहा हूं, लोग कहते हैं कि नहीं इसको मत, मैं इसलिए कि बीजेपी, ये स्वस्थ राजनीति होनी चाहिए भाई। आपको क्या लगता है कि रमेश बिधुड़ी जी की उस बयान से आपके वोट बढ़े हैं? अगर बढ़े हैं तो आप अपना, मेरे उस पर तो नहीं गाली दे सकते, बाकी जाके खूब गाली दीजिए अगर आपको लगता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप बीजेपी का नुकसान कर रहे हैं, ये पप्पू पप्पू कह के, अगर राहुल गांधी को पप्पू पप्पू आप कर रहे हैं। खैर सुनील भाई साहब, अब मैं एक बहुत स्पेसिफिक चीज पे आ जाऊं। ये जो आंध्र प्रदेश और अब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग अलग, और ये दो तीन स्टेट कांग्रेस का गढ़ माने जाते थे। मतलब अगर इमरजेंसी की याद करिए, पूरे देश में सफाया हुआ था। लेकिन साउथ में आके जब दक्षिण भारत पे पहुंचे थे तो मामला रुक गया था। आंध्र प्रदेश में मैं लोगों को याद दिला दूं, आज कांग्रेस की स्थिति यह है कि आंध्र प्रदेश में 0, तेलंगाना में 3 सीट। मतलब जो 42 सीट वाला राज्य था, जहां से कांग्रेस को कभी 29 सीट, कभी 33 सीट, कभी 18, और ये कोई बहुत दिनों पहले नहीं, 2009 के इलेक्शन में उसको 33 सीट मिली थी कांग्रेस को। सुनील जी, इस पे आप, और ये सीटें क्यों गई, मैं अभी हिस्टोरिकल उस पर नहीं जा रहा हूं। आपको क्या लगता है कि आज फिर से एक ऐसा समय आ गया है? क्योंकि अगर तेलंगाना ठीक होता है तो बिना कहे कांग्रेस का आंध्र प्रदेश भी ठीक हो रहा है। वो इंटरलिंक्ड है, क्योंकि लोगों का अगर वो विश्वास आ रहा है। मैं थोड़ा सुनील जी उस पर आपसे कहूँ, क्या कांग्रेस ने अपनी खोई प्रतिष्ठा या खोई क्रेडिबिलिटी, या एक नॉन सीरियसनेस थी, फिर एक राहुल गांधी के प्रति लोगों का था कि जैसा ये डब्लू कुमार जी कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये क्या है, उससे उससे फर्क पड़ रहा है, और कांग्रेस ही अब बेसिकली दक्षिण में भी जो उसने किया था उससे बेहतर करेगी? सुनील जी। धन्यवाद आनंद जी। अगर आप कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम को कोई राजनीतिक संदेश मानते हैं तो कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार करना शुरू कर दिया है। आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस की स्थिति हुई उसके पीछे सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूं वह स्थानीय नेतृत्व की अवहेलना। जगन रेड्डी साहब जो आज मुख्यमंत्री हैं, इनके पिताजी के साथ जो बर्ताव कांग्रेस ने किया था उसका खामियाजा बहुत भुगतना पड़ा कांग्रेस को। और अगर आप स्थानीय नेतृत्व को तरजीह नहीं देंगे जो आजकल बीजेपी कर रही है विभिन्न राज्यों में, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। स्थानीय जनता जो है, उस राज्य विशेष की जनता अपने स्थानीय नेतृत्व के साथ एक कनेक्ट महसूस करती है। ये हर राज्य में होता है। और अगर आपने इसको महसूस करने में आपसे गलती हुई तो आप बहुत पिछड़ते चले जाएंगे। आप लोगों के जो स्पंदन है, उनके भाव हैं, उनको आप समझ नहीं सकते। आप दिल्ली में बैठ करके रिमोट से राज्यों की राजनीति नहीं कर सकते। कांग्रेस ने यह आंध्र प्रदेश से बड़ी गलती की और यही खामियाजा आज उसको भुगतना पड़ा। अब आप अगर तेलंगाना में बीआरएस के अगेंस्ट कांग्रेस का जो आविर्भाव हो रहा है, इसका संकेत आपको मिलने लगा था कर्नाटक विधानसभा के चुनाव के परिणाम से। कर्नाटक से लगने वाले जो सीमावर्ती जिले हैं, तेलंगाना से लगने वाले जो कर्नाटक के सीमावर्ती जिले हैं, उन सभी जिलों में कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहा। उन इलाकों में भी तेलुगु भाषी लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस का बड़े पैमाने पर समर्थन किया। अब कर्नाटक की स्थिति क्या हुई? कर्नाटक के डेमोग्राफी में परिवर्तन है, जो मतदाता है उनमें परिवर्तन आया। एक ऐसा वर्ग है जो केसीआर के आंदोलन को देखा है, वह केसीआर के साथ आज भी सहानुभूति रखता है। लेकिन एक ऐसा वर्ग भी तैयार हो गया है जिसने केसीआर को नहीं देखा है। अब उसकी जरूरतें हैं, उसके रोजगार की जरूरतें हैं, उसके अन्य जो विकास की जरूरतें हैं वो जरूरतें, उनके साथ कांग्रेस का कनेक्ट बहुत बेहतर हुआ है। उनको कांग्रेस ने एड्रेस करने की कोशिश की है। और एक बड़ा कारण है, जो वही ऐसा वर्ग है जो केसीआर के सरकार में जो कथित रूप से भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं उससे प्रभावित है। गवर्नेंस के इश्यूज को लेकर के वो प्रभावित है। इससे उसको निराशा हाथ लग रही है बीआरएस से, और वो कांग्रेस की ओर देख रहा है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज यह है वो यह है अल्पसंख्यकों की राजनीति।
अल्पसंख्यक उस किसी भी राजनीतिक दल के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है जो कहीं से भी भारतीय जनता पार्टी के निकट दिखाई पड़े। कविता जी के खिलाफ जो बीजेपी सरकार का की कार्रवाई में रोक लगी है, वह बीआरएस को नुकसान करेगी। अल्पसंख्यक मतदाता पूरी तरह से कंसोलिडेट होगा कांग्रेस के पक्ष में, और अल्पसंख्यक मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, वहां अच्छी खासी तादाद है जो अब कांग्रेस के साथ कंसोलिडेट हो रहा है। खड़गे साहब की उपस्थिति ने दलितों के बीच में एक अच्छा प्रभाव छोड़ा है कांग्रेस के लिए। खड़गे साहब एक नेता के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उस समुदाय में और उस पूरे इलाके में एक सम्मानित और आदरणीय नेता के रूप में माने जाते हैं, और चूंकि गैर माने सांप्रदायिकता के खिलाफ खड़े हुए नेता हैं, इसलिए दलितों का और अल्पसंख्यकों का एक झुकाव कांग्रेस की ओर दिख रहा है पूरे तेलंगाना में। दूसरी चीज, भ्रष्टाचार को लेकर के जो हमला किया राहुल गांधी ने और कांग्रेस ने, उसका डिविडेंड भी कांग्रेस को मिल रहा है। तीसरी चीज की जो एक नेतृत्व की नाराजगी है केसीआर के साथ अपने पार्टी के भीतर, उसका भी लाभ कांग्रेस को मिल रहा है, क्योंकि उन लोगों को लग रहा है कि कांग्रेस ऐसी पोजीशन में है जो बीआरएस के अगेंस्ट एक वैकल्पिक सरकार देने की स्थिति में है। आप याद कीजिए, अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो राहुल गांधी की सभा हुई थी तेलंगाना में, जबरदस्त सफलता मिली उसे। उस यात्रा के दौरान भी लगभग जिन जिन रास्तों से गुजरे राहुल गांधी, लोग सड़कों पर निकल के उनके साथ चले, उनका समर्थन किया। और अभी पिछले दिनों जो सभा हुई थी अब कांग्रेस की, जिसमें राहुल गांधी भी गए थे, कांग्रेस के बड़े नेता गए थे, असाधारण सफलता वो है। वो ऐसा नहीं था कि लोग लाए गए हों, मतलब लोग अपने स्वाभाविक तौर से जाकर के वहां उस सभा में शामिल हुए और कांग्रेस के लोगों को सुना। गोया कि कांग्रेस एक ऐसे राजनीतिक दल के रूप में अपने आप को स्थापित कर रही है कि वह सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। वह उन युवाओं के अभिलाषाओं और अपेक्षाओं के साथ खड़ा होने के लिए तैयार हैं जो अपनी बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के कारण परेशान हैं। वह उन किसानों के साथ खड़ा होने के लिए तैयार है जिनकी अभी तक उपेक्षा की जाती रही है केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा। और तीसरी चीज ये कि जो बीजेपी और बीआरएस के बीच में निकटता लोगों को दिखाई दे रही है, उसका कारण केवल यही है कि कविता के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई का न होना। जब तक कार्रवाई हो रही थी, लोगों के बीच में भी डोलरम की स्थिति थी, लेकिन जब ये कार्रवाई शिथिल हुई है तो उसका नुकसान बीआरएस को हुआ है और उसका फायदा कांग्रेस को हो रहा है। मेरा अपना मानना यह है कि गैर बीजेपी और गैर बीआरएस इस एक जो मतदाता है वो पूरी की पूरी तरह से कांग्रेस के साथ है, और उसमें सबसे बड़ा वर्ग है जो अब तक बीआरएस का समर्थन करता रहा, वो है अल्पसंख्यकों का, अल्पसंख्यक और दलित। ये दोनों समुदाय अब जो ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, आप एक 6 महीने के भीतर देखिए, 6 महीने पहले जो एक गणना, एक सर्वेक्षण आई, उसमें कहा गया था कि बीआरएस सरकार बना रही है। जो ताजा सर्वेक्षण है, हालांकि मैं इन सर्वेक्षणों पर बहुत विश्वास नहीं करता, क्योंकि मेरी भी अच्छी खासी उम्र हो गई, मैं सक्रिय रहता हूं, मुझे आज तक कोई सर्वेक्षण वाला मिला नहीं। कोई हमसे भी पूछ ले कि कहाँ राजनीति हो रही, कहाँ नहीं हो रही है, कैसा हो रहा है, मुझे कोई दिखा नहीं आज तक। खैर, उनका अपना काम करने का तरीका है, उनका ये सर्वे सैंपल कितना है क्या हो जाने। लेकिन जो सर्वे आया है, जो लेटेस्ट सर्वे है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस में नेक टू नेक फाइट है। नेक टू नेक फाइट अगर विपक्ष को अगर आप देते हैं तो मेरा मानना है कि वो सत्तारूढ़ दल के लिए बड़ी चुनौती है, और उस चुनौती को कांग्रेस ने जो प्रमुख मुद्दे हैं तेलंगाना पर, उन पर एक क्लियर स्टैंड लेकर के लोगों को आकर्षित किया है अपनी तरफ। सुनील जी, मैं आपसे भी पूछ लूं, मतलब ये बहुत इस तरह से हुआ, गुजरात से ज्यादा किसी को फ्लिप नहीं, लेकिन गुजरात में आप देखिए, कोई जाके कहीं चोरी कर रहा है तो कोई भागा जा रहा है, तो कुछ ने बेईमानी कर ली, तो जम्मू कश्मीर में वो कुछ और बन के उन्होंने कुछ और ले लिया, उन्होंने आइडेंटिटी कार्ड ले लिया, तो वो वहां जाके उनको चूना लगाया, वहां फेंक आए, वो भाग गए, वो विदेश भाग गए। मतलब इस तरह का फ्लिप ज्यादा मिला। मतलब देयर इज नथिंग रॉन्ग, मुझे आज तक कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसने कहा कि जगन रेड्डी को मैं जानता हूँ, दे आर डूइंग अ गुड जॉब, उनको रिपीटेडली टेंडर मिलना। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ, यूपी में मुझे अजीब सा लगता था, ये रेड्डी लोग, ये राव, ये लोग यहाँ यूपी में कैसे टेंडर इनको मिल रहा है, बट दे वर गेटिंग दैट टेंडर। इसका मतलब काम वो करते थे, और अभी तक कोई बड़ा स्कैम नहीं देखा है। घूस फूस अगर दिया होगा तो भाई देना है तो घूस तो है, लेकिन उसने किसी और का आई कार्ड लेके आ गए और वो कुछ होगा, इस तरह का नहीं देखा। मैं सुनील जी आपसे पूछ रहा था, एक पेपर स्प्रे की बात की राजेंद्र साहब ने आज सुबह के अखबार में, है कि अगर मैं गलत नहीं हूं तो उड़ीसा असेंबली में कोई बीजेपी के 2 एमएलए लोग दाल फेंक दिए, वो दाल लेकर उन्होंने स्पीकर के ऊपर दाल फेंक दी। अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट इज उड़ीसा, लेकिन बीजेपी के एमएलए हैं, ये बिल्कुल क्लियर है।
और उनको फिर बाकी सेशन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। वो कह रहे थे मैं वहां, हम लोग गए थे वहां दाल दिखाने के लिए, तो हम जब दे रहे थे तो उनके मतलब उनको अपना कुछ जो बहाना होता है, लेकिन उन्होंने पेपर स्प्रे या वो दाल ही फेंक दिए। खैर, मेरा सुनील जी एक दो चीजें समझना है आपसे। चंद्रशेखर राव साहब की बड़ी पक्की वाली दोस्ती अखिलेश यादव जी और अरविंद केजरीवाल से थी, बहुत पक्की वाली। मतलब जब सारे लोग एक तरफ थे, इंडिया का पहली बैठक हो भी चुकी थी, अगर मैं मुझे इंडिया तक जाना नहीं था, मतलब विपक्षी की पहली, तब तक ये दो लोग पहुंच गए थे, उन्होंने कुछ अपना मीटिंग वीटिंग रखी थी। तो आपको क्या लगता है कि अभी जब भाई, अब उनके लिए तो उनके वजूद का इलेक्शन है, उनके लिए इंपॉर्टेंट इलेक्शन है, तो हमारे अखिलेश यादव साहब और अरविंद केजरीवाल साहब उनकी क्या मदद वहां कर पाएंगे? क्योंकि भाई दोस्त की दोस्त मदद करनी चाहिए, इसमें कोई खराब बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि कोई इनका रोल है वहां, या ये क्यों गए थे, क्या गए थे, अगर आपको कुछ समझ में आता हो सुनील जी? कोई ये न अखिलेश यादव साहब कोई मदद कर सकते हैं, न अरविंद केजरीवाल साहब मदद कर सकते हैं। ये केवल शुरुआती दौर में इन लोगों ने एक तीसरा कोण बनाने का प्रयास किया, जिसको जनता ने खारिज कर दिया। इनको संदेश क्लियर मिल गया। आप देखिए जितने चुनाव हुए, केसीआर साहब से नीतीश कुमार जी की मुलाकात, केसीआर साहब से अरविंद केजरीवाल साहब की मुलाकात, अखिलेश यादव की केसीआर साहब से मुलाकात, इन सभी मुलाकातों के बाद जो चुनाव हुए, चाहे असेंबलीज के चुनाव हुए हों, चाहे बाई इलेक्शंस हुए हों, स्थानीय जनता ने कोई तीसरा कोण बनने नहीं दिया। सबसे बड़ा उदाहरण कर्नाटक का है। कर्नाटक में जिस तरीके से स्थानीय लोगों ने जेडीएस को खारिज किया, यह बड़ा संदेश है। सबके लिए संदेश हो गया कि या तो जनता बीजेपी के साथ है या बीजेपी के खिलाफ है, और जो जनता बीजेपी के खिलाफ है वह एक के साथ है, वो उसी को खड़ा, उसी संगठन के साथ, उसी राजनीतिक दल के साथ या उसी दल समूह के साथ जाएगी जो बीजेपी के साथ उसकी प्रॉपर दूरी बनी हुई है। अगर किसी भी राजनीतिक दल में लोगों को लगता है कि यह जरूरत पड़ने पर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, तो लोग वही व्यवहार करेंगे जो जनता दल एस के साथ लोगों ने कर्नाटक में किया। मुझे यह स्वीकार करने में बड़ी असुविधा होती है कि देवेगौड़ा साहब ओल्ड मैसूर में हार जाएंगे। मैंने देखा है उनका सम्मान वहां, लोगों के मन में इज्जत, आंख में इज्जत देखी है। लेकिन जब उनका ग्रैंडसन वहां चुनाव हार गया, तो यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश था कि आप कोई तीसरा कोण नहीं बना सकते हैं। या तो आप बीजेपी के खेमे में खड़े हो जाइए, या उस खेमे के साथ जाइए जो गैर बीजेपी के साथ है। तो यह स्थिति केजरीवाल साहब को भी लग रहा। आप लेटेस्ट बयान सुन लीजिए ना, जो मध्य प्रदेश में कल अखिलेश यादव जी ने दिया, एकदम प्रो इंडिया, कहीं कोई दावा नहीं, कोई क्लेम नहीं, कहीं कुछ नहीं। क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि अगर जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, वह इंडिया दल समूह के साथ है, और उस दल समूह के साथ है जिसमें कांग्रेस है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज है वो कांग्रेस की ओर जा रहे हैं। उनको लगता है कि कांग्रेस एक विकल्प बन रही है और वह उन नीतियों के खिलाफ है जो भारतीय जनता पार्टी जिनको प्रमोट कर रही है। अजय जी ने कहा कि जो फ्री बीज है वो उसका बहुत असर नहीं पड़ता, और तेलंगाना बहुत समृद्ध राज्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अजय जी, दिल्ली से पढ़े लिखे लोग हमारे आपके बीच में नहीं है। घर घर जाइए, 200 रुपए यूनिट जिनको फ्री मिलती है ना, कितना गुणगान करते हैं वो केवल टेम्पो वाला गुणगान नहीं करता। नोएडा में रहने वाला आदमी दिल्ली वाले से कहता है यार हमको 200 रुपए की फीस देनी, सबसे महंगी बिजली देनी पड़ती है और तुमको मुफ्त मिल रही है। सबको यह बात अपील करती है। और सबसे बड़ा सवाल है ना, ये और जो फ्री बीज है, ये मैं मान सकता हूं कि हैदराबाद में उसका असर नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका असर करीमनगर में नहीं पड़ेगा, यह मुझे स्वीकार करने में दिक्कत होगी। यह हैदराबाद के ग्रामीण इलाकों में इसका असर नहीं पड़ेगा, मुझे दिक्कत होगी स्वीकार करने में। बिल्कुल असर पड़ता है। और है क्या कि वह जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं, उनके पास, जिनके पास नगद पैसा नहीं है, उनको 2,000-2,500 रुपए प्रति माह की जो राहत है वो बहुत बड़ी राहत लगती है। और आप ये सोचिए कि अगर हर आदमी के पास इतनी आर्थिक क्षमता है, क्रय शक्ति है, तो आंध्र प्रदेश में 100% लोगों के घरों में गैस का सिलेंडर होना चाहिए। है क्या ऐसा? महंगाई से 900 रुपए का गैस सिलेंडर खरीदना इतना आसान नहीं होता। ऐसे तमाम इलाके ऐसे हैं जो जिनकी क्रय शक्ति बहुत कम है, और ऐसे में जो सामाजिक सुरक्षा के जो कार्यक्रम है लोगों को अपील करते हैं। और इन ऐसे ही कार्यक्रमों के साथ केसीआर साहब ने अपना असर बनाया है तेलंगाना के कई इलाकों में। लेकिन उनके खिलाफ जो सबसे बड़ा आरोप है वो है भ्रष्टाचार का।
उस भ्रष्टाचार के आरोप का कोई जवाब उनके पास नहीं है, क्योंकि सब लोग, तेलंगाना का एक एक नागरिक देख रहा है कि केसीआर साहब की संपदा किस तरह से दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। एक अडानी साहब हैं जो 8 साल में कितने करोड़ रुपए के मालिक हो गए, और एक मैंने केसीआर साहब की पार्टी के लोग हैं जितने, कितना उनके पास सब कुछ संपत्ति आ गई। तो यह जो भ्रष्टाचार का इशू है वो बहुत जबरदस्त इशू है, और वह और भ्रष्टाचार जब बढ़ता है आपके यहाँ, इस तरह के आरोप जब समाज के भीतर से लगने लगते हैं, तो उसमें गवर्नेंस की विफलताएं बहुत सामने आती हैं, और जिससे आम आदमी प्रभावित होता है। स्थिति यह बन गई है कि एक तरह का एंटी इनकम, अब एंटी इनकम से लोगों को दिखने लगा है। वह आखिर वो कौन से लोग हैं जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए आ रहे थे तेलंगाना में, अगर सब कुछ केसीआर साहब के पक्ष में था? आखिर वो कौन लोग हैं जो भी 15 दिन पहले जो तेलंगाना में कांग्रेस की सभा हुई और इतने बड़ी तादाद में लोग वहां इकट्ठे हो गए, वो कौन सुनने वाले लोग आ गए? क्या वो देखने आए थे कि राहुल गांधी की शक्ल कैसी है, या वो ये जानना चाहते थे कि कांग्रेस केसीआर के खिलाफ किस तरह के वैकल्पिक बात करने की स्थिति में है? मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी, अजय जी कह रहे थे कि 3 सीटें जीती है, जहां मुझे याद आता है कि 2 सीटें जीती थी लोकसभा में बीजेपी, एक करीमनगर की और एक नजीबाबाद या कहाँ की, मुझे जहां तक कहता है कि 2 सीट उनके पास थी, और आप 3 कह रहे हैं। तो ये 2 सीटें 3 सीटें जीतने के बाद और एक विधानसभा में उपचुनाव जीतने के बाद, कुछ हैदराबाद म्युनिसिपल कारपोरेशन में सीटें जीतने के बाद लगने लगा कि बीजेपी भी वहां इमर्ज कर रही, हाई स्थिति नहीं हुआ। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, पोलराइजेशन के नाम पर कोशिश जरूर वो कर रहे हैं, लेकिन गवर्नेंस वहां बड़ा इशू है, सांप्रदायिकता बड़ा इशू है। मतलब ये आम जो मुझे लगता है कि तेलंगाना में लोग इस पोलराइजेशन की राजनीति से बहुत संतुष्ट नहीं, उसके लिए समर्थन देने की स्थिति बनेगा नहीं। मुझे लगता है कि जो घोषणाएं, जिस तरह के वायदे या आश्वासन या गारंटी देने की बात कांग्रेस कर रही है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने मुद्दों को लेकर के आई है, और जिस तरह का आश्वासन या सुरक्षा का भाव उसको अल्पसंख्यक समुदाय में मिल रहा है, और अपने नेतृत्व को लेकर के वो अपनी पैठ बनाई है दलित समुदाय में, मुझे लगता है कि एक बड़ी राजनीतिक ताकत बन करके कांग्रेस उभरी है वहां तेलंगाना में, और वो एक बड़ी राजनीतिक चुनौती प्रस्तुत कर रही है केसीआर साहब के सामने। जी सुनील जी, मैं एक चीज आपसे पूछ लूं, बहुत क्विक रिएक्शन। आपने चूंकि देवेगौड़ा साहब की बात ले ली, और हिंदुस्तान का शायद चरण सिंह के बाद दूसरा किसान नेता जो इस बड़े पद पे बैठा और किसानों के प्रति सही में उनके मन में वो था। मैंने अभी मैं एक नहीं, कर्नाटक में मेरे बहुत दोस्त मित्र हैं, उन सबका कहना है कि जब ये तय हुआ है कि जेडीएस जाएगी, एनडीए का पार्ट बनेगी, उनकी पार्टी में विद्रोह है। मतलब उनको ये समझ में आ रहा है, और ये पार्टी में विद्रोह कोई अपने घर की खेती के लिए नहीं है, वोट के लिए। उनको समझ में आ रहा है कि उनके वोट जो जेडीएस के वो भाग जाएंगे उनके पास से। और मैं इस पे एक छोटी टिप्पणी आपकी चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं है आनंद जी। मैं चूंकि मैं शुरू में जाके देखा हूं, वहां का अल्पसंख्यक और किसान देवेगौड़ा साहब को इतना सम्मान करता हुआ मैंने देखा है कि मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। मुझे लगता था कि कौन से नेता ऐसे हैं। मैंने केवल उड़ीसा में बिजू पट्टनायक के लिए वो देखा है, वो क्या सम्मान लोग इज्जत करते हैं बिजू बाबू की, वह इस तरह का एक सम्मान में देवेगौड़ा साहब के हाथ देखा था। लेकिन जब ये भारतीय जनता पार्टी को लेकर के एक दुविधा की स्थिति जेडीएस के सामने आई, तो वो जो उनका अल्पसंख्यक मतदाता था उनको छोड़ के चला गया। और वही आप सोचिए कि जेडीएस की स्थिति, जो केरल की यूनिट है, उसने विद्रोह कर दिया कि अब आपके साथ नहीं है, अगर आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं या एनडीए के साथ जा रहे हैं तो। क्योंकि ये लगता है लोगों को ना कि आखिर आप चले जाएंगे, लेकिन क्या आपका मतदाता भी आपके साथ चला जाएगा? क्या वह मतदाता है जो सांप्रदायिकता की राजनीति करने के लिए तैयार है? क्या वह मतदाता है जो आपसी तनाव और आपसी दुराव की राजनीति है उसके लिए वो तैयार है? अगर किसान एक तरह का है, उसका अगर अपने किसानी के मामलों में वह संप्रदाय और जातियों में नहीं बटा हुआ है, तो क्या वह वोट के लिए अलग अलग हो जाएगा? अगर ऐसी स्थिति नहीं होती है, तो ये मुझे लगता है कि आपके जाने से आपका मतदाता आपके साथ नहीं जाने वाला है। वही जेडीएस के साथ हुआ, और वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ होगा जो अपने मतदाताओं की भावनाओं को समझने में विफल होगा।